नमस्कार। जी, प्रारूध के इस चर्चा सत्र में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं सतीश चंद्र मिश्रा सर का। नमस्कार सर। नमस्कार अवनीश जी, दर्शकों को भी नमस्कार। जी, दर्शकों, महाराष्ट्र जो आर्थिक राजधानी है देश की, और माया नगरी यानी बॉलीवुड भी उसी मुंबई शहर में है, यानी महाराष्ट्र में है। तो कहते हैं ना कि मुंबई का जो फैशन है वो रग रग बदलता है। लेकिन इस बार देखने को जो मिला है, आज दोपहर में, इतवार की दोपहर, सब लोग बड़े आराम तलब अपने घरों में, और अलग अलग कार्यक्रम शाम के बने हुए होंगे लोगों के, लेकिन अचानक दोपहर जो है वो गरमा जाती है, और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जिस तरीके से पूरी महाराष्ट्र की सियासत बदलती है, पलटती है, उसने सबको चौंका के रख दिया। और इसके मायने, इसके और क्या आगे पीछे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर, ये तो पूरी एनसीबी निकल गई और शरद पवार देखते रह गए। वो जो कहते हैं ना कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, तो पूरी एनसीपी निकल गई, शरद पवार देखते रहे। ये क्या हुआ सर? हाँ, ये बड़ा घटनाक्रम है और 60-65 साल का लोग राजनीतिक जीवन बता रहे हैं शरद पवार का। 70 से मान लीजिए तो वास्तव में बहुत ज्यादा हो गया। और मेरे ख्याल से शरद पवार को दूसरा सबसे बड़ा झटका है ये, झटका है ये। और दूसरा क्या, अगर शरद पवार के व्यक्तिगत जीवन की बात करिए तो शरद पवार को दूसरा ही झटका है। एक बार ये जब 80 में मुख्यमंत्री बने थे तब इनके 58 विधायक थे और 52 छोड़ के चले गए थे। आज उसको शरद पवार ने याद भी किया कि मेरे जी। साथ ऐसा हुआ था। तो उसके बाद अब की हुआ है कि शायद 44 या 46 है, उसमें से 40 छोड़कर चले गए। और एक तरह से, क्योंकि अब शरद पवार की उम्र 84 साल की है, तो शरद पवार के एक तरह अंतिम पारी थी जिसमें बोल्ड हुए वो बहुत बुरी तरीके से, जो अभी तक का घटनाक्रम है। लेकिन जी। अवनीश जी, मैं इसको जरा दूसरे तरीके से देखता हूँ कि शरद पवार को आप भारतीय राजनीति का पिछले 50 वर्षों का जो है इतिहास है कि शरद पवार भारतीय राजनीति के उस मदारी की तरह आप कह सकते हैं कि जिनको एक घटनाक्रम से आप राइट ऑफ तो कर ही नहीं सकते। ये जो आज का बंबई का घटनाक्रम है, एक तरह से एनसीबी साफ हो गई, सही कहा आपने। तो लोग, बहुत से लोगों ने ऑबिचुरी पढ़ना शुरू कर दी, इनके लिए श्रद्धांजलियां शरद पवार के लिए पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन मैं अभी थोड़ा इंतजार करूंगा, कम से कम 48 घंटे का, 48 घंटे का। ये इसके पीछे है क्या, ये इतना आसान नहीं था जिस तरह से हो गया ये तख्ता पलट। और शरद पवार आज की तारीख में पैदल हो गए, या कहिए कि लास्ट मुगल एम्परर, वो बहादुर शाह जफर की तरह, जो कहा तो हिंदुस्तान का बादशाह जाता था, लेकिन उसकी बादशाहत चांदनी चौक मोहल्ले तक सीमित थी। वहां पर भी अंग्रेजों के सिपाही रहते थे। एक इसमें जो जो जिसको मैं जिसकी वजह से मैं थोड़ा इसको गंभीरता से ले रहा हूँ, ये संकेत देखिए मिलने लगे थे कि अजित पवार नाराज शरद पवार से है। और जी। शरद पवार ने साइडलाइन करना भी शुरू कर दिया था अजित पवार को। और बाद में तो बेटी को जब अध्यक्ष बना दिया तो एक तरह से क्लियर कर दिया था कि शरद पवार के बाद सत्ता सुप्रिया सुले के पास रहेगी। तो जी। राजनीति में सगी बहन तो है नहीं, जो भतीजा है, कजिन है, वो जब अंतिम मौका था। तो अब शरद पवार, इनकी अजित पवार की भी उम्र 64 साल है। तो अब अजित पवार सुप्रिया सुले के सबॉर्डिनेट बन के रहेंगे, सुप्रिया सुले के असिस्टेंट बन के रहेंगे। ये उम्मीद किसी को करनी भी नहीं चाहिए, वो स्वाभाविक था। तो ये समझ में आ रहा कि अजित पवार का ये विद्रोह स्वाभाविक है और ये हो सकता था, और वो हुआ। तो इस दृष्टि से देखिए तो ये घटनाक्रम गंभीर है और कायदे से शरद पवार की समाप्ति हो गई। लेकिन इसमें दो आदमी ऐसे हैं अवनीश जी, जो मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहे। एक छगन भुजबल और दूसरा प्रफुल्ल पटेल। कायदे से पहले नंबर पे तो प्रफुल्ल पटेल ही है। बिल्कुल प्रफुल्ल सर। पटेल प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के एक तरह से फ्रंट ऑफ फाइनेंसर दोनों हैं, फंड मैनेजर भी है। और पूरी राजनीति में वो हमेशा, उन्होंने शरद पवार का साथ कभी छोड़ा नहीं। तो अब मुझको आज केवल उसी बात में, मैं जैसे पहले जब टिकर चलने लगा टेलीविजन पे और बाद में जब फोटो आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैं यही इंतजार कर रहा था, देख रहा कि आया कौन। तो दो ही आदमियों पर मेरी निगाह थी, एक छगन भुजबल और एक प्रफुल्ल पटेल। और वो दोनों अजित पवार के अगल बगल बैठे थे।
तो मुझको अभी शंका है कि इनके इनके रुख पर मुझको शंका है। देखिए, प्रफुल्ल पटेल को तो थोड़ा मैं इसलिए साइडलाइन कर रहा हूँ कि प्रफुल्ल पटेल के नरेंद्र मोदी से भी बहुत अच्छे संबंध हैं। नरेंद्र मोदी से भी उनके कोई गाली गलौज वाले संबंध नहीं है। आज 9 साल हो गए, एनसीपी के हर नेता ने उल्टी सीधी बात की होगी, लेकिन आपने प्रफुल्ल पटेल से कोई आपत्तिजनक बयान नरेंद्र बयान मोदी के नहीं लिए देखे। नहीं सुना होगा। वो आदमी सिंसियर है। तो उसको तो मैं 5-6% मान सकता हूँ शायद हृदय परिवर्तन हुआ हो, क्योंकि जब सुप्रिया सुले को बनाया था तब कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को ही बनाया था शरद पवार ने। बिल्कुल। और मगर वो जो दूसरा जो है वो छगन भुजबल, उसको इसी नरेंद्र मोदी सरकार ने जेल में डाला और 2.5 साल वो आदमी जेल में काटा उसने। अगर उसकी फोटो आप दिखा दीजिएगा तो वो मतलब कि भिखारियों वाली स्थिति में वास्तव में उसको पहुंचा दिया था नरेंद्र मोदी सरकार ने। 2.5 साल जब उसने जेल काटा तो बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी बाल सब बड़े हुए, पहचान में नहीं आ रहा था ये छगन भुजबल है आदमी। करीब करीब 400-450 करोड़ की संपत्ति उसकी जब्त हो चुकी कई साल पहले। तो वो आदमी अब क्यों जाएगा? देखिए, आप भी अच्छे जानते हैं कि घपले घोटाले इस तरह की में जो सजा होती है, खासकर लालू यादव आपके सामने उदाहरण है कि 3 साल से ज्यादा सजा नहीं होती किसी मनी अवनीश जी। ठीक बा। जी बा। 3 साल या 5 साल, तो 2.5-3 साल तो वो ऑलरेडी जेल में काट आया। तो वो उसको जेल काट आया, 400 करोड़ की उसकी संपत्ति भी जब्त हो चुकी। तो अब वो जो ये विपक्ष गा रहा है या मीडिया का एक वर्ग गा रहा है कि साहब वो ईडी सीबीआई के डर से, तो वो ईडी और सीबीआई के डर से परे हो चुका छगन भुजबल। वो सब कुछ झेल आया जो ईडी सीबीआई उसके साथ हो सकता था बुरे से बुरा, वो उस आदमी के साथ हो चुका। और शरद पवार ने उस आदमी को उसकी औकात से ज्यादा वजन दिया और पूरे 20-25 साल दिया। छगन भुजबल ठीक को बा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था जब वो गठबंधन की सरकार बनी थी। तो समझ लीजिए कितना विश्वास पात्र था वो आदमी शरद पवार का, और कितना मुंह लगा और बेलगाम था वो आदमी कि दर्शकों को याद दिलाना पड़ेगा, याद नहीं होगी कि सन 2001 था, सर 2000 था या 2001, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ जी। कि ये आदमी बाल ठाकरे को इसने जेल के पीछे पहुंचा दिया था। उस दिन पूरी बंबई छावनी बन गई थी और ये आदमी जिद पे अड़ा था कि मैं बाल ठाकरे को जेल पहुंचाऊंगा ही पहुंचाऊंगा। और उसमें अटल जी को बाद में एकदम लास्ट मोमेंट पे हस्तक्षेप करना पड़ा था, तब बाल ठाकरे जेल जाने से बचे थे। क्योंकि ये समझौता हुआ था कि साहब वो बाल ठाकरे कोर्ट में जाए, कोर्ट में बाहर ही रहेंगे और कोर्ट से उनको जमानत हो जाएगी तो हिरासत या जेल नहीं भेजा जाएगा। इतनी इज्जत अटल जी ने बचाई थी बाल ठाकरे की। तो ये आदमी इतना मुंह लगा हुआ, इतना मुंह चढ़ा हुआ था कि बाल ठाकरे से टकरा गया था, जबकि बाल शिवसेना से ही लेके इसको आए थे शरद पवार। तो वो आदमी जी। बहुत विश्वास पात्र था, राजनीति में भी और भ्रष्टाचार में भी, दोनों चीजों में वो है जो था। राजनीति और रुपया दोनों दोनों के लेन देन में बड़ा करीबी था और इसीलिए उसकी जो संपत्ति जब्त हुई। तो ये दर्शकों को बता दूं कि छगन भुजबल सब्जी बेचा करता था। ये राजनेता कोई बड़ा, ये कोई बड़ा खानदानी राजनेता ये नहीं है। ये जी। सब्जी की दुकान लगाता था, सब्जी बेचा करता था। ये क्योंकि उग्र टाइप का था, बवाली जिसे कह सकते हैं आप सामान्य भाषा में, वहां से इसको उठा के बाल ठाकरे ने, क्योंकि बाल ठाकरे की राजनीति का भी प्रारंभिक स्वरूप जो था वो बवाल ही था, तो उनकी उनको ये शैली, सूट कर, हाँ। हाँ यही बिल्कुल शैली सर। थी। तो इस छगन भुजबल को उठा के वो शिवसेना में लाया, शिवसेना में इसको नेता बनाया। तो उस शिवसेना छोड़ के भाग गया शरद पवार के साथ। और तो शरद पवार के साथ लंबे समय से करीब 25 साल हो गए समझिए तो इसके साथ हुए। तो उस आदमी से मैं ये उम्मीद कतई नहीं कर रहा था कि वो भी छोड़ के चला आएगा। और अगर वो आया तो मुझको अभी थोड़े इस पर निगाह रखनी पड़ेगी कि हो सकता है शरद पवार ने कोई एक आदमी इंसाइडर जैसे छोड़ा जाता है, जी। तो वो इंसाइडर छोड़ा है। तो इन दो पे मुझे शंका है। बाकी राजनीति में आपने भी अवनीश जी बहुत करीब से देखा है राजनीति को, कोई किसी का सगा नहीं होता। और एक कहावत है ना कि कोई मित्र नहीं होता परमानेंट, ना कोई परमानेंट शत्रु होता है। तो बिल्कुल। शरद पवार अब उम्र के उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं, 84 साल के, आगे कोई भविष्य नहीं है। वैसे भी रिटायरमेंट एज थी और सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बना के अपने पैर पे कुल्हाड़ी शरद पवार ने मार ली, वो स्पष्ट कर दिया। तो वो जो विधायक थे उनको आगे अपना भविष्य देखना है। तो उनकी समझ में आ गया कि भाजपा का जो इस समय चल रहा है प्रचंड, समझिए आंधी चल रही है, नरेंद्र मोदी ऐसा नेता उनके पास है और शरद पवार किनारे हो गए। तो सुप्रिया सुले
के नेतृत्व में उन विधायकों को कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था, तो स्वाभाविक रूप से वो अजित पवार के साथ चले गए हैं। मगर जी अभी इंतजार करें, क्योंकि अभी इन दो लोगों को तो हम लोग जान रहे हैं। ऐसे हो सकता है दो चार इंसाइडर और हो शरद पवार के साथ, और शरद पवार एक बार ये खेल नरेंद्र मोदी के साथ बड़ी सफलतापूर्वक खेल चुके हैं, और औंधे मुंह गिरे थे, वो औंधे मुंह बिल्कुल गिरे थे, नरेंद्र मोदी गिरे थे। शरद पवार सफल हो गया था जब जब सवेरे सवेरे अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली थी, और 24 घंटे के अंदर वो सरकार खत्म हो गई थी, अजित पवार वापस चला गया था। तो अजित पवार तो खैर अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद नहीं लगता कि अजित पवार जाने की स्थिति में है या जाने की इनकी मनस्थिति है। मगर फिर भी जो है ना कि दूध का जला छाछ भी फूट के बिल्कुल सर। पीछा है, तो अभी 48 घंटे इसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और जो 2 साल पहले मई में जिसका आपने जिक्र किया, सुबह सुबह 5 बजे अकेले अजित पवार ने जाके जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो है वो शपथ ले लिया था। तो उसके बाद खेल कैसे पलटा था, कुछ ही घंटों में कैसे पलटा था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए 48 घंटे क्या, मैं तो कहूंगा 72 घंटे तक अभी नजर बनाए रखनी होगी। लेकिन सर 2 साल पहले की उस घटना और इस घटना में थोड़ा सा फर्क यह है, जिसको आपने पहले ही पॉइंट आउट कर लिया, छगन भुजबल का जाना और प्रफुल्ल पटेल का जाना। आप देखें अगर, तो एनसीपी में के संगठन पर पूरा का पूरा जो होल्ड है वो अजित पवार का है। दूसरी तरफ आपने पहले ही बता दिया कि जो कैशियर एक तरह से कहते हैं, जो फंड मैनेजर और फ्रेंड, ये दोनों हैं आपके प्रफुल्ल पटेल। तो एक साथ संगठनकर्ता का चले जाना शरद पवार को छोड़ के, और उसके साथ फाइनेंसर का भी चले जाना शरद पवार को छोड़ के, ये दोनों इस बार। और अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, अजित पवार के साथ 9 और विधायकों ने बाकायदे मंत्री पद की शपथ ली है। अजित पवार 40 विधायकों के अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जरा सा 2 साल पहले की घटना से इसको थोड़ा अलग करता है सर। और वाकई कहूं तो अजित पवार का जाना, तो एक बार मान लीजिए वो तो दोबारा चले गए, जैसे होता ना कि कोई लड़का बदनाम हो कि हर बार घर छोड़ के चला जाता है, ठीक है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल का जाना, छगन भुजबल का जाना निश्चित रूप से इस बार थोड़ा सा अलग है। लेकिन फिर भी अलग है। चाणक्य ऑफ महाराष्ट्र पॉलिटिक्स मिस्टर शरद पवार, अगर उनके नीचे से उनका भतीजा और भतीजे सहित इतना लंबा पूरा काडर उनका खींच के चला जा रहा है, तो इसमें अभी वाकई आप सही कह रहे हैं सर, अभी बहुत ज्यादा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर एक चीज अजित पवार ने भी कहा है और इसको छगन भुजबल ने भी कहा है। उन्होंने ये कहा कि हमारे 7 विधायक तो नागालैंड में भी थे और बाकायदे शरद पवार जी की सहमति के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ये जिक्र करने का क्या मतलब हुआ सर? नहीं अवनीश जी, देखिए बिल्कुल आपने सही इंगित किया उस तरफ। देखिए ये जो घटनाक्रम है, इसीलिए मैंने एक पक्ष बताया। देखिए इसके 3 पहलू है अवनीश जी, इस घटनाक्रम के। इसको आप सीधे सीधे ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते हैं। 3 बिल्कुल पक्ष है। है। दूसरा पहलू तीसरा पहलू सबसे महत्वपूर्ण है, और मैं उस पर अभी सबसे ज्यादा उस पर विश्वास कर रहा हूँ। पहले दूसरा पहलू बता दूं आपको। जो आपने कहा कि वो छगन भुजबल ने कहा कि नागालैंड में चले गए और शरद पवार की सहमति से गए, तो दूसरा पहलू इसका एक और भी है अवधीश जी। वो ये है कि इस पूरे नाटक में शरद पवार की सहमति है, और मैं फिर उन्हीं दो पे प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल को उसका सबसे मेन कारण मान रहा हूं। ये देखिए, शरद पवार कोई राजनीतिक पार्टी नहीं चला रहे थे। शरद पवार एक भ्रष्टाचारियों का गैंग चला रहे थे। और चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, प्रफुल्ल पटेल की भी संपत्ति जब्त है, ईडी जब्त कर चुकी है। और जिस मकान में वो रहते हैं उसके भी 4 मंजिल जब्त है, ईडी के पास है। और ये इस घटनाक्रम से उसका कोई लेना देना नहीं। वो अक्टूबर 2019 में जब्त हो चुकी है। वो पिछले समझिए 4 साल से ईडी के कब्जे में है। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ केस भी दर्ज है। छगन भुजबल का मैंने अभी बताया कि तो 2.5-3 साल जेल काट के आया है। अभी जो सरकार थी उसमें जो बहुत लाड़ला दुलारा विश्वसनीय था शरद पवार का, वो अनिल देशमुख, वो 10-11 महीने जेल काट के जमानत पे बाहर आया है। एक बड़ा प्यारा वो नवाब मलिक अभी भी जेल में है। जेल में। एक जिसकी बेटी ने आज शपथ ली है मंत्री की, अदिति तटकरे, वो भी शरद पवार का बड़ा करीबी है, सुनील तटकरे नाम है शायद उसका, सुनील या अनिल तटकरे। वो उसके खिलाफ भी ईडी जब कार्रवाई कर चुकी है, उसकी भी काफी संपत्ति जब्त है।
एक वो जो मुस्लिम जिसने आज शपथ ली है, विधायक आया है साथ में, हनीफ मुंसफी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसको, मुस्लिम है वो, उसके खिलाफ अभी ईडी ने 1 महीने पहले कार्रवाई की थी। तो शरद पवार की पार्टी कोई भले आदमियों की पार्टी नहीं थी, और जिस तरह से ईडी और सीबीआई आक्रामक हुई, तो ये सब रोते गाते तो शरद पवार के पास पहुंचते होंगे। तो शरद पवार इस हैसियत में अब नहीं रह गए हैं कि किसी को राहत दिलवा सके। तो अंतिम चारा यही था कि अकेले खुद को तो छोड़ दीजिए कि पूरा पूरा गैंग जेल जाने की कगार पे खड़ा था। तो शरद पवार ने फिर यही कहा कि मेरा करना जो है वो बहुत खराब हो जाएगा। तो अजीत पवार का 1400 करोड़, यहाँ ये बोला, अजीत पवार की 1400 करोड़ की संपत्ति ईडी ऑलरेडी जब्त कर चुकी है। अजीत पवार के लड़के की कंपनी सब सील है, उसके कई कई सौ करोड़ की संपत्ति जब्त है, केस सबके ऊपर है। तो शरद पवार ने कहा कि मेरा चलती चलती बेला है, और एक ही तरीका है कि अब तुम लोग जाके शरणागत हो जाओ, बाद में जब कोई समय होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल इसी में, क्योंकि एक आदमी की सिफारिश हो तो चलो मैं हाथ पांव जोड़ के कर लूं, सबके सब तो वही हो। तो इसी भलाई तुम लोगों की इसी में है कि तुम लोग वहां चले जाओ, मुझको तो मेरी इज्जत बचाए रहो कि भाई मैं नहीं गया, बाकी तुम लोग का काम चल जाए तो वैसे ही चलाओ, क्योंकि मैं किसी को बचाने की हैसियत में नहीं हूँ। तो एक कारण ये हो सकता है कि शरद पवार ने अपनी इज्जत बचा ली, अपनी बिटिया को बना के अध्यक्ष, कि ये जाओ, ये लोग सब जेल चले जाओगे, इसी कगार पे खड़े हो। तो इसलिए भी ये लोग गए होंगे, और इसमें शरद पवार की सहमति है। खुद ये कहते हुए शरद पवार को शर्म आ रही थी कि ऐसा कर दूं तो बहुत ज्यादा थू थू हो जाती है, बड़े राष्ट्रीय नेता की छवि है। अपनी छवि को बचाए रखते हुए शरद पवार ने खेल खेला है। तो वो एक जुआ है कि 2024 के चुनाव में जो परिणाम आएंगे, तो अगर कहीं बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए तो फिर तुम लोग लौटा रहा है, तो हमारी तुम्हारी तो मिली जुली सरकार ये है ही। ये तो मैं इसको एक दूसरा पहलू इसका ये भी देख रहा हूँ कि सबने अपनी, क्योंकि मैं पूरी पूरी पार्टी, शायद उसमें 2 4 5 ऐसे लोग होंगे जो भले होंगे, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं होगा या कोई केस नहीं होगा। बाकी तो शरद पवार वो गिरोह ही चला रहा था इस टाइप का, वो राजनीतिक दल नहीं था, नाम था उसका राजनीतिक दल। सब उसी टाइप के लोग, किसी के दाऊद से संबंध, किसी के छोटा वकील से संबंध। नवाब मलिक को समझिए 1.5 साल हो गया जेल काटते हुए, अभी तक उसको जमानत नहीं मिल रही है। तो बिल्कुल सर। अपने पूरे गिरोह को राहत पहुंचाने के लिए संभवतः शरद पवार ने पर्दे के पीछे रहते हुए एक ये नाटक खेला था कि वो आदमी मदारी है, कुछ भी कर सकता है। तो एक तो ये दूसरा दूसरा पहलू ये है। लेकिन जो तीसरा पहलू है अवनीश जी, वो इसी से जुड़ता हुआ है, और वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो सबसे महत्वपूर्ण है कि अब तब हम लोग का यूट्यूब, आप भी नहीं थे यूट्यूब पे, कि 2019 में जब ये खेल खेला था शरद पवार ने नरेंद्र मोदी को दांव देने का। दर्शक याद कर लें, 20 नवंबर 2019 को, जब फडणवीस के शपथ लेने से 3 दिन पहले संभव था, शरद पवार ने लोकसभा में नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। और जब यह आदमी मुलाकात करके बाहर निकला था, तो इसने कहा था, पूछा पब्लिक ने कि 1.5 घंटे की बैठक हुई थी, समझिए वो प्रधानमंत्री के साथ। नरेंद्र मोदी ऐसा प्रधानमंत्री अगर 1.5 घंटे का समय दे रहा तो कोई बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी वो। और बाहर निकल के शरद पवार ने कहा था कि हमने किसानों की समस्या पे चर्चा की। तो मैंने तो अपने फेसबुक पोस्ट, मेरी आज भी है, मैंने उस पर लिखा था कि जिसने शरद पवार की इस बात पे विश्वास कर लिया, जिस राजनैतिक विश्लेषक ने विश्वास कर लिया, उसकी बुद्धि घास चरने गई थी। अन्यथा देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े खिलाड़ी से अगर मिल रहा, और वो भी उस समय जब शिवसेना नाटक कर रही है महाराष्ट्र में, तो जाहिर सी बात है कि जो फडणवीस ने शपथ ली थी अवनीश जी, उसमें शरद पवार की सहमति थी, और शरद पवार उसकी लेकिन वो षड्यंत्र के तहत गया था। उसी ने कहा नरेंद्र मोदी उसमें औंधे मुंह गिरे थे, और उसने शपथ कराने के बाद 24 घंटे में वापस करा लिया था अजीत पवार को। तो उसमें ये घटना का तो लिखा ही था मैंने कि ये शरद पवार की ही वजह से, फडणवीस की कोई गलती नहीं है। और मगर उसमें एक चीज मैंने लिखी थी अवनीश जी, और वो आज की तारीख में वो सत्य उतर रही है, कि शरद पवार ने अपने जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी आज खो दी है। ये सत्ता तो पाली महाराष्ट्र की, ये दांव पेच करके नरेंद्र मोदी को दगा देके, लेकिन नरेंद्र मोदी माफ नहीं करते हैं, और इसका दंड शरद पवार को मिलेगा निश्चित। तो 3.5 साल लगे समझिए, नवंबर 2019 और आज ये जून 2023 है, कि ये शरद पवार को तो खत्म कर दिया अवनीश जी। राजनीतिक रूप से अगर आप देखिए
तो आज ये भले चर्चा में हो, तो 2-4 दिन चर्चा में रहेंगे क्योंकि ये उठापटक चलने वाली, लेकिन उसके बाद शरद पवार यानी कूड़े का ढेर। और दो आदमियों को दंडित किया है विश्वासघात के लिए। एक उद्धव ठाकरे को, तो उनका हाल सब देख रहे हो आप, सिवाय लुटियन मीडिया की खबरों के अलावा कहीं ये आदमी उसका कोई जमीन पर अस्तित्व तो नहीं बचा है। और आज शरद पवार को उस स्थिति में पहुंचा दिया। होता क्या है उन्नीस जी, ये राजनीति में चाहे जो जितनी गाली बके नेता जो सामने आके मंच पे गाली बकते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। नहीं सामने होती आके है, बिल्कुल। जो तारीफ करते हैं उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती, तारीफ की भी कोई नहीं। लेकिन जब बंद कमरे में दो बड़े नेता बात करते हैं तो फिर वो एक दूसरे की बात पे विश्वास करते हैं। ये आप मतलब ये एक नियम है बिल्कुल राजनीति का सर, कि बिल्कुल। एक पे कोई तीसरा नहीं है, दो अगर बात कर रहे हैं और कुछ तय हो गया तो फिर उसको वो वचन को वो निभाते हैं या उस बात को करते हैं। शरद पवार ने वही काम किया था कि नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर सरकार बनाने की रणनीति बनाई और बाहर आके 2 दिन बाद 3 दिन बाद दगा दे दिया और उसमें बहुत थू थू हुई प्रधानमंत्री की। अगर आपको याद हो कि बिल्कुल। जैसे ही फडणवीस ने शपथ ली थी, नरेंद्र मोदी ने तुरंत ट्वीट करके बधाई भी दे दी थी। 1-to-1 बात करके नरेंद्र मोदी ने अवनीश जी जब बधाई दी थी ट्वीट करके, तो इसका मतलब वो आश्वस्त है। उनको ये कल्पना भी नहीं थी कि ये मुकर जाएगा, यह आदमी जी, मुकर जी, जाएगा। और जी, वो एक काटो तो खून नहीं वाली स्थिति शरद पवार ने कर दी। तो केवल उसने इसलिए नाटक किया था ताकि जब एक बार ये नाटक हो जाएगा तो फिर ये गुंजाइश रहेगी नहीं कि जो तथाकथित वो गठबंधन बन रहा है उसमें से कोई बिल्कुल। अगर भाग के जाएगा भी तो नरेंद्र मोदी विश्वास नहीं करेंगे। हुँ, ये इसलिए उसने पेशबंदी के तौर पे ये नाटक खेला था, अन्यथा उसका कोई औचित्य नहीं था। जब तुम्हारी सरकार बनी रही थी, सब इकट्ठे हो गए थे, तो ये खेल खेलने की क्या जरूरत थी। और उस बात की पुष्टि जो मैंने कहा था अवनीश जी, अभी 3 दिन पहले हुई, जब जी, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारी शरद पवार से बात हो गई थी, उसके बाद हमने सरकार बनाई थी। और देवेंद्र फडणवीस तो चलिए झूठ बोल लोगे, बाद में दूसरे दिन शरद पवार ने उसकी पुष्टि कर दी कि हाँ बात हुई थी। हालांकि दोनों आदमी आधा सच बोल रहे थे, पूरा झूठ नहीं कि वो कायदे से देवेंद्र फडणवीस की हैसियत नहीं हो कायदे कि वो बात देवेंद्र फडणवीस से नहीं, वो बात तो नरेंद्र मोदी से ही हुई थी। बिल्कुल। और और उस सर शरद पवार ने बाकायदे में आप देखिए मतलब कितनी स्तरहीन एक सस्ती राजनीति, जो छोटा नेता होता है, जो ब्लैकमेलिंग का नेता होता है, हाँ उसकी जबान हाँ बोलते हुए शरद पवार ने ये कहा कि दरअसल देवेंद्र फडणवीस सत्ता के लिए बहुत ज्यादा छटपटा रहे थे, तो हमने गूगली फेंकी और सर उसमें जो है देवेंद्र फडणवीस फंस गए और उसके बाद हमने उनको एक्सपोज कर दिया। तो ये मतलब उम्र के इस मुकाम पे पहुंच के और इतना लंबा राजनीतिक कैरियर जिसका रहा हो, और ये बात तो बिल्कुल सबके सामने आ गई कि वो बात नरेंद्र मोदी से उनकी तय हुई थी। तो उस स्तर से एक बिल्कुल छुटभइये नेता के स्तर का गूगली फेंक देना और उसमें देवेंद्र फडणवीस के सामने वो पॉलिटिक्स कर रहे थे, मतलब ये बड़ा अजीब सा। और मुझे तो लगता है कि वो शायद नरेंद्र मोदी को सुना रहे थे कि 24 के लिए हम आपके खिलाफ किसी भी तरीके से आएंगे। ये देखिए वही ना कि जो गुगली फेंक दी कहने का मतलब स्वीकार कर लिया ना कि दगाबाजी की थी, धोखाधड़ी की थी। बिल्कुल, और बिल्कुल, वो जो बिल्कुल सही आपने कहा कि सड़क छाप राजनीति, तो आपने किसके साथ की थी? देश के शीर्षतम नेता के साथ। और खाली बिल्कुल, आज की तारीख में नहीं, ये सर्वकालीन जैसे कहना चाहिए कि भाई नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय नेता कोई देश में हुआ नहीं। और जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति है वो सब देख रहे हैं। उस आदमी के साथ आप सड़क छाप राजनीति जैसे दांव पेच झूठ बोल देना, दगा दे देना, जालसाजी कर लेना, उस तरह कर रहे थे। और देखिए नरेंद्र मोदी को आघात सबसे ज्यादा इसलिए पहुंचा था अवनीश जी कि आपको ध्यान होगा वो दौर कि पूरी भाजपा गाली दे रही थी, पूरे भाजपा समर्थक गाली दे रहे थे। और नरेंद्र मोदी ने उस सारे विरोध के बावजूद शरद पवार पद्म को पुरस्कार। पद्म विभूषण दिया था। इस आदमी ने उसकी भी कदर नहीं की, इस आदमी ने उसकी भी बिल्कुल कदर नहीं दी और उनके साथ इसने जालसाजी कर दी। तो मैंने कहा था, मेरी आज भी फेसबुक गवाह है कि वो मैंने कहा था कि इसका दंड नरेंद्र मोदी माफ नहीं करते हैं, इसका दंड इसको मिलेगा। और बहुत कठोर दंड मिला इसको भी और उद्धव ठाकरे को भी कि उद्धव ठाकरे खत्म पॉलिटिकल। और आज की तारीख में जो अभी तक नजर आ रहा है कि शरद पवार खत्म पॉलिटिकली। ये बिल्कुल। एक वो 5% में छूट दूंगा, वो प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल वाली, बस।
ठीक बात है। और यहाँ आप अगर छूट देने की बात कर रहे हैं तो उसी के बिल्कुल अगर सामने की तस्वीर देखी जाए तो छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल का भी आ जाना, ये तो निश्चित रूप से ये बताता है कि पूरी तरह से समाप्त कर दिया शरद पवार को, उनके खत्म राजनीति को। शरद पवार की खत्म। उम्र की बात नहीं कर रहा हूं, शरद पवार के हम्म, राजनीति की बात कर रहा हूं। अच्छा सर, अब महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो तो आपने कहा कि 48 घंटे, मैंने कहा कि अभी 72 घंटे देख लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन सर अब जो घटित हो चुका है उसके आधार पर पटना में एक मीटिंग हुई थी सर, और पटना में मीटिंग होने के बाद ये तय हुआ था कि साहब गर्मी बहुत ज्यादा है, चलिए शिमला चलेंगे हैं। शिमला के बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, वो ट्रेन जो है वहां से टिकट जो है वो चेंज हो गया और ये हुआ कि अब साहब बैंगलोर चलेंगे। सर नीतीश कुमार, चाहे ममता बनर्जी, चाहे इधर अखिलेश यादव का तो रिएक्शन आ ही गया। उन्होंने कह दिया कि साहब जो है वो बीजेपी अपना गेम खेल रही है। अरे भाई, बीजेपी ऑलरेडी वहां सत्ता चला रही थी, शिंदे के साथ बहुत अच्छे तरीके से सरकार चल रही थी। आज अगर टेक्निकली देखा जाए सर तो बीजेपी के तो दोनों हाथ में लड्डू है। शिवसेना यानी एक नाथ शिंदे अगर माइनस भी हो जाते हैं तो भी बहुमत आज शरद पवार, इनके अजित पवार के साथ है। लेकिन सर अब 2024 में जो कुछ भी एक जुगाड़ सिस्टम बन रहा था, एक जो अलग अलग जो है भानुमति के पिटारे में एक इकट्ठे हो रहे थे बैगन, एक थाली में इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे थे। शरद पवार जी इधर थोड़े से बड़े आक्रामक थे, पिछले कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफी आक्रामक थे। क्या उनको यह अंदाजा लग गया था, या अब उस विपक्षी महागठबंधन, सो कॉल्ड महागठबंधन का क्या होगा सर? कुल मिला के 24 में विपक्षी एकता का क्या होगा? ये महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है उसके आलोक में अगर पूछूं तो। नहीं नहीं, महाराष्ट्र में तो समझिए साफ। और एक और भविष्यवाणी कर दूं और उसके बाद आता हूं आपके सवाल पे, कि जो कुछ शरद पवार के साथ हुआ, यही अगर हुआ है, हालांकि उन्हें 5% में सोच रहा हूँ कि शायद कुछ दाव खेला हो, हालांकि आज की तारीख में स्थिति में है नहीं, तो एक और धमाके की तैयारी रखिए कि जो उद्धव ठाकरे से नाराजगी थी, या जो एनसीपी के इन विधायकों को, अजित पवार को शरद पवार से नाराजगी थी, उससे कहीं ज्यादा नाराजगी कांग्रेस के नेतृत्व से महाराष्ट्र कांग्रेस में भी है, अवनीश जी। और उसका एक ही कारण बता दे रहा हूँ, बातें बहुत है लेकिन एक कारण लोगों को बहुत समझ में आ जाएगा, कि महाराष्ट्र के बड़े वरिष्ठ नेताओं को, दिग्गज नेताओं को, जनाधार वाले नेताओं को, अपने अपने क्षेत्र के जो थे, उनको इग्नोर करके कांग्रेस ने राज्यसभा में उस इमरान प्रताप बड़ी को भेज दिया, यूपी से भेज दिया। महाराष्ट्र के कोटे से उसको भेज दिया, जो मुख्तार अंसारी के, मुख्तार और अतीक अहमद के गीत गाया करता था। तो वो सस्ती चुप रहे तुकबंदियां थे। करने वाला। हाँ, वही वही तो वो उस चोट से बहुत बुरी तरह से आहत है एक बहुत बड़ा वर्ग कांग्रेस का महाराष्ट्र में। तो संभवतः 2024 आने से पहले कांग्रेस में भी बड़ी टूट आपको देखने को मिल सकती है। और वो लोकसभा चुनाव में जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनको लोकसभा टिकट देगी भाजपा, वो कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। और इसीलिए आप गौर करिए कि आज अभी तक मैं देख रहा था 7 बजे तक, ये घटनाक्रम हुए 6-7-8 घंटे हो गए, एक वो अशोक चौहान का तो बयान आया है, बाकी कांग्रेस के नेताओं ने अभी चुप्पी फिलहाल साध रखी है। और वो कोई आएगा भी तो आप देखिएगा बड़ा औपचारिक सा बयान आएगा, कोई बहुत कटु आलोचना नहीं करेंगे। तो एक शिवसेना निपट गई, शरद पवार निपट गए, अब बची है कांग्रेस, और वो भी बहुत जल्दी शहीद हो जाएगी, पक्का मानिए आप। तो महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप करने जा रही भाजपा। अब आप जो बात कर रहे हैं अवनीश जी, तो देखिए 2024 के चुनाव, तो मैं अभी महीने भर पहले तक या 15-20 दिन पहले तक मैं एक बात बिल्कुल निश्चित होकर कहता था कि 2024 में नरेंद्र मोदी 303 पार करेंगे। ये तय है, बिल्कुल तय है कि चाहे वो 304 ही हो, लेकिन 303 से ज्यादा सीटें आएंगी। लेकिन पिछले 15 दिन के अंदर जो घटनाक्रम है, खासकर जो आपने जुगाड़ वाला बैठक वाला जो जुगाड़ चल रहा है, पटना, शिमला, बंगलौर, और जो भोपाल में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव की कैंपेन शुरू की है, तो अब अवनीश जी मेरा ये मानना है कि ये जो मोदी एक्सप्रेस है, ये 303 तो पारी कर रही है, और अब ये 400 की तरफ बढ़ रही है, जिसमें 350 करीब तय लग रहा है कि 350 के। और ये अभी आने वाले समय में, ये 2024 आते आते 400 का बोर्ड हम आपको बिल्कुल साफ नजर ना आने लगे, ये मुझको लग रहा है अभी आकलन।
कि जिस हिसाब से भोपाल में धोया है नरेंद्र मोदी ने, और एक तरह से 2024 का एजेंडा उन्होंने सेट कर दिया। जी और शायद आपके भी कार्यक्रम में कहा होगा, जब मैं कई डिबेट में कह भी चुका था, जब ये चल रही थी गठबंधन की हवा की गठबंधन बनेगा और ये होगा वो होगा, तो एक ही था कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा नरेंद्र मोदी यही सवाल पूछेंगे पब्लिक से। और उन्होंने अभी से पूछना शुरू कर दिया भोपाल से कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी 5-5 हजार करोड़ के घोटाले में जमानत पे, 1.5 लाख 2 लाख करोड़ के यूपीए के घोटाले उनके, लालू यादव जेल में, वो जो स्टैलिन वाला है डीएमके का, उसका एक मंत्री अभी ताजा ताजा पकड़ा गया जो रो रहा था पकड़ गिरफ्तार होने थे, ममता जी बनर्जी के 2-3 मंत्री जेल में, केजरीवाल के 3 मंत्री। मतलब ये पूरा गिरोह तैयार हो रहा है क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ? ये जो 12-13 चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, इसमें चाहे जिसको उठा के देख लीजिए, सबके लोग नेता जेल में, सब घोटाले में फंसे हुए, कोई सजा याफ्ता, कोई जमानत है। तो अभी हिंदुस्तान की जनता का बौद्धिक स्तर इतना नहीं गिरा है कि एक तरफ वो प्रधानमंत्री जिसके 9 साल के कार्यकाल में ये कोई दाग नहीं लगा पाए, कोई आरोप नहीं लगा पाए, और दूसरी तरफ वो कि अगर 11 है तो 11 की 11 सजा याफ्ता, 11 की 11 जमानत पे कोई गिरफ्तार, इस टाइप के लोग। तो मैंने कहा कि हिंदुस्तान की जनता का विवेक अभी इतना नहीं मरा है कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री को छोड़ के सजा याफ्ता और जेल यात्रा करने वाले गिरोह को अपना विकल्प, अपना भविष्य सौंपेगी। तो ये अभी नरेंद्र मोदी की जो शुरुआत है भोपाल की, ये आगे बढ़ती जाएगी, ये मोदी एक्सप्रेस, और 2024 तक आते आते बिल्कुल स्पष्ट विभाजन होगा पूरे देश में कि किसको चुनना है, सजा याफ्ता को या एक आदमी को जिसने देश के लिए किया है। तो वो बिल्कुल सर। बिल्कुल उसमें कोई शंका नहीं है। ये जो बैठक की आपने बात की, पटना और शिमला और बंगलोर, तो ये बैठक नहीं हो रही, ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं हो रही। जरा आप ये बैठक के नाम पे दिलजोई हो रही है, जैसे होता है ना मन बहलाने के लिए, चलो यहाँ नहीं वहां बैठेंगे, वहां नहीं यहाँ बैठेंगे। आप पहली बैठक का नजारा गौर करिए अवनीश जी, कि जब वो पहली राजनीतिक बैठक, नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति के विकल्प बनने के लिए बैठक, कि कौन नेता होगा, क्या एजेंडा होगा, इसके लिए वो बैठक हुई। और उसमें चर्चा क्या हो रही थी, वो कि ममता बनर्जी उसके बीवी के लिए नथुनी लेके आई है, और वो लालू यादव कह रहे तुम शादी कर लो, हम बाराती बन जाएंगे। ये पॉलिटिकल बैठक है, ये सार्वजनिक बात, बिल्कुल सर। सार्वजनिक रूप से तो कोई कोई विकल्प ही नहीं है, बिल्कुल मुद्दा विहीन विपक्ष, और विपक्ष विहीन राजनीति उत्तर देश की है। तो 2024 को लेकर फिलहाल मुझे कोई शंका नहीं है। 303 तो मैं बहुत दिनों से कह रहा था, अब मुझको लग रहा है कि ये ट्रेन जो है ये 400 की तरफ बढ़ रही है, आने वाले दिन इसको तय कर देंगे। बिल्कुल सर। और आपने जब हवाला दिया भोपाल का, तो 9.25 साल में ये पहला मौका ऐसा था कि अपने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री, जब उन्होंने, आप देखे, उन्होंने सीधे बात की यूसीसी की, और यूसीसी के बाद वो जब आए तो उन्होंने नाम ले लेके नाम गिनाए, उन्होंने अखिलेश यादव का नाम गिनाया, उन्होंने लोगों का नाम गिनाया, शरद पवार का नाम गिनाया, उन्होंने स्टालिन की पार्टी का नाम गिनाया, उनका नाम गिनाया। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि नरेंद्र मोदी इशारों में बात करने के लिए जाने जाते हैं और बहुत ढंग से इशारों में अपनी बात लोगों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन संज्ञाओं का नाम उन्होंने पुकारा इस बार। तो ये उनका एजेंडा तो बिल्कुल साफ है। तो सर, अब जब तंबू उखड़ ही गया है, और तंबू, 2 तंबू उखड़ गए हैं सर, एक महाराष्ट्र में उखड़ा, महाराष्ट्र में तो बड़ा तंबू था, वो बड़ा पुराना तंबू था, वो दिल्ली की तरफ तंबू तानने की तैयारी कर रहा था। बहरहाल आपने शुरुआत में ही कहा, और मैं भी उस बात का हामी हूं कि 48 घंटे नहीं सर, आपके 48 घंटे को मैं निवेदन कर रहा हूं कि शरद पवार जैसे घाघ व्यक्ति को, और तमाशबीन, और एक जो होता ना कि श्रूड पॉलिटिशियन, जो कि इतने सस्ते स्तर की भी बात कर सकता है, गुगली फेंक सकता है, और इस तरह की देवेंद्र फडणवीस के सामने अपने आप अपना कद मिला सकता है, तो उसको 72 घंटे और देख लेने की जरूरत है। लेकिन यहां पर एक चीज तो साफ नजर आती है कि जो धोखा शरद पवार ने नरेंद्र मोदी को दिया था, आज उन्हीं की जमीन पर नरेंद्र मोदी ने या तो उनको पटक दिया है, या उनके प्रारब्ध ने या नियत ने उनको इस तरीके से पटक दिया है। तो इन दोनों में से क्या सच होता है, अगली बातचीत हम लोग जब करेंगे, तब तक सर 72 घंटे के बाद मैं आपको फिर संपर्क करूंगा, और अगर इसकी होती है ना, जैसे कहते हैं काउंटर फाइल बिल्कुल डन करके रख देना, तो 72 घंटे के बाद वॉच करने के बाद आपकी भविष्यवाणी जो है उस पर एक बार फिर और बात करेंगे। और इस बीच में अगर कुछ होता है
तो दर्शकों हम आपके बीच में जरूर आएंगे। तो आइए आप सभी के बिहाफ से और अपनी तरफ से, प्रारब्ध की तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा सर को धन्यवाद देते हैं और आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।